जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। अभी जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है और नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ के हो रहा है। तो पहले तुम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नॉर्मल पर्सन के यूरिन में कितना प्रोटीन आता है, क्योंकि फिर अगर हमें नॉर्मल पता होगा तो हम एबनॉर्मल को भी वर्कआउट कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में भी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, पर बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, जिसको हम ट्रेस बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस में हर चीज़ को मेजर करना ज़रूरी होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में एल्ब्यूमिन, जी हाँ, एल्ब्यूमिन का लॉस होता है डेली। पर वो कितना होता है? तो 30 मिलीग्राम से भी कम होता है। अब इसको आप कंपेयर करिएगा कि टोटल जो आपके और मेरे ब्लड में सीरम एल्ब्यूमिन है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो तो ग्राम्स में है, लेकिन लॉस कितना होता है? सिर्फ मिलीग्राम में। जैसे नॉर्मल जो सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू होती है वो 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, जिसमें से कुछ सिर्फ 30 मिलीग्राम, मतलब ग्राम तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मिलीग्राम में सिर्फ मिनिमल सा लॉस होता है। लेकिन जो बीमारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें हमेशा वर्ड लिखा होता है मैसिव प्रोटीनूरिया। तो मैसिव प्रोटीनूरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे एज मच एज 3.5 ग्राम्स। अब देखिए, नॉर्मल से ऑलमोस्ट 100 गुना से ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो रहा है। सो इट इज़ 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लॉस पर डे। जब इतना सारा प्रोटीन यूरिन के थ्रू लूज होगा, तो पेशेंट आपको एक बात बहुत करेक्टरिस्टिक्स ही बताएगा कि वो जब यूरिन पास करता है, तो नॉर्मली जब आदमी यूरिन पास करेगा तो टॉयलेट सीट में जब वो देखता है तो कहता है यूरिन के ऊपर खूब सारी झाग होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे अगर बियर को ग्लास में डाला जाए ना, जैसे आप कोई भी फोटोग्राफ देखिए ना, तो बियर में वो ऊपर झाग झाग सी बनी हुई होती है। वैसे ही यहाँ पे भी पेशेंट आपको बता रहा है कि सर, जैसे बियर के ऊपर झाग होती है, वैसे ही जब ये यूरिन पास करता है तो कहता है पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब वो यूरिन पास करता है तो वो नोटिस कर रहा है कि यूरिन के ऊपर काफ़ी सारा झाग या बबल्स बन जाते हैं, दैट इज़ फोमी यूरिन। तो आप जब भी ये वर्ड पढ़े, फोमी यूरिन गिवन इन एनी एमसीक्यू या रियल प्रैक्टिस में, तो इसका मतलब है कि पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम का डिजीज़ स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि प्रोटीन का लॉस इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि इसकी जो सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको जो सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू बताई थी वो थी 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इस पेशेंट में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी, दैट इज़ लेस दैन 2.5 ग्राम्स। और जब भी एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो एल्ब्यूमिन का काम होता है कि वो पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर होल्ड करके रखता है। एल्ब्यूमिन का मेन काम क्या है कि वो बॉडी में वाटर को इट होल्ड्स इट इनसाइड द ब्लड वेसल। जब एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है तो यही पानी ब्लड वेसल से बाहर निकल के सॉफ्ट टिश्यूज़ में आ जाएगा। और क्योंकि प्रोटीन अब कम हो गया और जो वाटर है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के सॉफ्ट टिश्यूज़ में आ गया, तो इस पेशेंट की आंखों के आसपास सूजन आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आप देखोगे कि पूरी बॉडी पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी, इवन पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी। तो पेशेंट अपने चप्पल नहीं डाल पाएगा, अपने सैंडल्स नहीं डाल पाएगा, जिसकी वजह से इसका जो तीसरा फीचर लिखा होगा उसमें या तो लिखा होगा पेरी ऑर्बिटल, मतलब आंखों के आसपास स्वेलिंग आ रही है। और यूजुअली ये जो आंखों के आसपास स्वेलिंग है ये सुबह के टाइम पे होगी, और बाय द इवनिंग आवर्स ग्रेविटी की वजह से ये जो आंखों के आसपास की सूजन है ये तो ठीक हो जाएगी, पर ये सूजन नीचे पाँव की तरफ चली जाएगी। तो इन पेशेंट्स को सब्सिक्वेंटली पीडल एडीमा डेवलप हो जाता है। एंड देयरफॉर मैंने आपको 3 एसेंशियल्स और डायग्नोसिस बताए हैं फॉर दिस कंडीशन। उनको याद कैसे करना है? तो आपको याद ऐसे करना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अल्फ़ाबेट ओ प्रेजेंट है। वो अल्फ़ाबेट ओ सिग्निफाई करता है कि इस पेशेंट को मैसिव प्रोटीनूरिया है। इस मैसिव प्रोटीनूरिया की वजह से आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि इस पेशेंट में मैंने लिखा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया प्रेजेंट हो रहा है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन की वैल्यू क्योंकि आपको मालूम है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया मतलब वैल्यू 2.5 से कम। और साथ में आप देख रहे हैं कि इसे पेरी ऑर्बिटल एडीमा डेवलप हो रहा है। तो चाहे वो पेरी ऑर्बिटल बोले या बाद में पीडल एडीमा बोले, बट अल्टीमेटली अल्फ़ाबेट ओ तो आ ही रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे 3 बारी ओ बोला। पहले मैंने बोला नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव प्रोटीनूरिया, उसमें भी ओ प्रेजेंट है। मैसिव प्रोटीनूरिया की डेफिनेशन होती है मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। आप सोचिए, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ज़्यादा, मतलब नॉर्मली तो 30 मिलीग्राम से भी कम होता है। तो प्रोटीन देखिए, नॉर्मली प्रोटीन का लॉस किडनी के थ्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि किडनी का काम है कि अच्छी चीज़ों को होल्ड करके रखता है। अच्छी चीज़ मतलब शुगर, प्रोटीन बॉडी की बिल्डिंग प्रोसेस के लिए चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, वो किडनी लूज करती है। तो किडनी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डिज़ाइन इस तरीके से है कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोमी यूरिन आ रहा है पर्सन को, प्लस बॉडी में स्वेलिंग है। इनफैक्ट ये स्वेलिंग बढ़ती रहेगी, और ये स्वेलिंग बढ़ के पूरी बॉडी में जब आ जाती है, तो जब पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होती है तो उसको बोलते हैं एनासार्का।
और इस एनासार्का के साथ-साथ में आप ये भी नोटिस करेंगे कि इस पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत हो रही है। वो साँस लेने में दिक्कत क्यों होती है, उसका मैं रीज़न आपको रैशनल यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बहुत बारी वो बच्चों में प्रेज़ेंट होता है। तो लेट मी से ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ केस, और अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हैं लंग्स। और हमारे जो लंग्स होते हैं उनके आस-पास में प्लूरल सरफेस प्रेज़ेंट होता है। उस प्लूरल सरफेस में फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है जिसका काम होता है लुब्रिकेशन। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भई नॉर्मल आदमी में लंग्स के आस-पास में देयर विल ऑलवेज़ बी अ प्लूरल स्पेस जिसमें 5 से 15 एमएल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन के काम आता है। इन पेशेंट्स में क्या होगा कि क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो गई है, एल्ब्यूमिन का काम होता है कि वो पानी को, फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। लेकिन जब ये एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है तो फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकल के सॉफ्ट टिश्यूज़ में चला जाता है या इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। तो अभी मैंने दिखाया कि जो फ्लूइड है वो लंग्स की ब्लड वेसल से बाहर निकल के लंग्स के आस-पास ये जो जगह है प्लूरल स्पेस इसमें इकट्ठा होता जा रहा है, व्हिच इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस पेशेंट को डेवलप हो रही है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन मतलब हाइड्रोथोरैक्स, और वो भी एक साइड पे नहीं, जैसे नॉर्मली तो टीबी में भी हम पढ़ते हैं कि भाई प्लूरल एफ्यूजन हो गया, लंग्स के आसपास पानी भर गया प्लूरल स्पेस में, पर अभी ये पानी जो भर रहा है ये बायलैटरली प्रेजेंट है। और ये बायलैटरल मैंने इसलिए बोला बिकॉज एल्ब्यूमिन की जब मात्रा कम होगी तो प्रोटीन्स जो हैं वो अगर कम हो जाए तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और वाटर सॉफ्ट टिश्यूज में या इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब ये जो मैंने प्लूरल स्पेस देखा है इसमें जाता है। एंड दिस विल एक्सप्लेन द फैक्ट कि क्यों ऐसा होता है कि बुक में लिखा होता है pleural effusion is seen in patients who are suffering from nephrotic syndrome. In fact, इन patients में bilateral hydrothorax है। तो एक और सिम्टम मैं बोल सकता हूँ दैट वुड बी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ये एक बच्चा है, इसकी माँ बता रही है कि जब इसने सुबह-सुबह बच्चे को देखा तो कह रही सर आँखों पे बड़ी सूजन आ रही थी, तो मुझे लगा किसी इंसेक्ट ने काट लिया, जैसे बारिश के मौसम में कोई कीड़े आ जाते हैं तो कई बार वो काट ले तो सूजन आ जाती है। तो मदर कहती है कि सर मुझे लगा कि जैसे किसी कीड़े ने काट लिया होगा इसलिए आँख पे सूजन आ रही है, पर दोनों आँख पे सूजन आ रही थी। तो वो कहती है मैंने फिर भी सोचा कि अपने आप से ठीक हो जाएगी, बट अगले दिन ये सूजन और ज़्यादा बढ़ गई कि अब तो ये बच्चा बिल्कुल अपनी आँख भी नहीं खोल पा रहा। कह रही है बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर हैवी हो गया, उसके शरीर में पानी भर गया क्योंकि पाँव में भी सूजन आ रही है। तो कह रही है मैं सैंडल डला रही हूँ, जैसे कहती है मैंने दिवाली पे इसके लिए नए जूते खरीदे थे, सैंडल खरीदे थे। तो कह रही है आज मैं वो ड्रेस डला रही हूँ तो सर वो फिट ही नहीं आ रही है, क्योंकि इस पेशेंट की बॉडी में पूरी स्वेलिंग आ जाएगी, प्लस कहती है कि मेरा बच्चा वैसे बड़ा एक्टिव है ना। नॉर्मली जैसे कहते हैं इसको कभी भी बुखार भी होता है ना तो ये दौड़ता रहता है, खेलता रहता है, मुझे पकड़ के बिठाना पड़ता है कि नहीं बेटा तुझे बुखार है बैठ जा। लेकिन कह रही है कि अब पता नहीं क्या हो गया, नॉर्मली तो मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो सांस लेने में दिक्कत देखो मदर तो नहीं समझ पाएगी, बट आप एज मेडिकल पर्सनल ये समझ सकते हो कि क्योंकि जो एल्ब्यूमिन उसका काम है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है इनसाइड द ब्लड वेसल। अब एल्ब्यूमिन कम हो गया तो फ्लूइड निकल के थर्ड स्पेस मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे पानी चला जाएगा, जिसकी जैसे इसको बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन स्लैश बायलैटरल हाइड्रोथोरैक्स हो जाएगा। इसके साथ साथ में इस पेशेंट के इवन पेट में पेरिटोनियल कैविटी में भी फ्लूइड भर जाएगा, दैट इज असाइटिस। नॉर्मली तो हम असाइटिस पढ़ते हैं उन केसेस में जिनको लिवर में सिरोसिस होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में आप असाइटिस पढ़ते हो। रैशनल यूनिफॉर्म सा है। असाइटिस क्यों होता है, क्योंकि जब भी एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के थर्ड स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है तो पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा। देखो एल्ब्यूमिन बनता कहाँ पे है, लिवर में। तो अगर लिवर खराब हो गया, किसी को लिवर सिरोसिस है तो एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती है, तभी असाइटिस मिलता है सिरोसिस वाले पेशेंट्स में। लेकिन आज मैं ये नहीं बोल रहा कि लिवर में नहीं बन रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लिवर तो ठीक बना रहा है लेकिन किडनी के रास्ते एल्ब्यूमिन का लॉस होता जा रहा है, और क्योंकि निकल गया एल्ब्यूमिन इसलिए पेशेंट को असाइटिस डेवलप हो गया। आपने ये सीखा कि असाइटिस इज अ फीचर विच इज सीन बोथ इन सिरोसिस पेशेंट्स बिकॉज ऑफ लेस एल्ब्यूमिन, लेकिन वहाँ पे कारण है कि एल्ब्यूमिन बनता कम है। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कारण है कि एल्ब्यूमिन बनता तो नॉर्मल है पर किडनी के रास्ते लूज हो जाता है, बट अल्टीमेटली फ्लूइड प्लूरल स्पेस में भी और पेरिटोनियल मतलब लंग्स के आसपास में भी और पेरिटोनियल कैविटी में भी पानी भर जाएगा। तो मदर बिल्कुल सही कह रही है कि मैं बच्चे को ड्रेस डलवा रही हूँ और वो ड्रेस उसकी फिट नहीं हो रही है, और वो ये भी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे बच्चा जो है उसका वजन बढ़ गया है। प्लस मैंने बताया कि जो स्वेलिंग स्टार्ट होती है इस बीमारी में वो फर्स्ट अराउंड द आईज होती है। तो पहले तो हो सकता है कि उसको लगे कि शायद फूड एलर्जी होगा, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन होगा, लेकिन उसके बाद में वो कहती है कि ये जो एडीमा वाला कंपोनेंट है ये बढ़ता जा रहा है और पेरिऑर्बिटल एडीमा से माइग्रेट करके पीडल एडीमा की तरफ चला जाता है। तो ये यूजुअल फीचर्स हैं जो कि इन पेशेंट्स में मिलते हैं। और मैंने जैसे बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रेजेंटेशन होगा वो चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि एडल्ट नहीं हो सकता, लेकिन यूजुअली चाइल्ड में होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इस बच्चे को इस चाइल्ड को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, मतलब किडनी में क्या डैमेज हुआ। मतलब अगर किडनी बायोप्सी इस बच्चे में करें
तो किडनी बायोप्सी में हमें एक स्पेशल फाइंडिंग मिलती है, वो फाइंडिंग को आपने याद करना है, सिर्फ उसका नाम याद रखना है, क्योंकि जो किडनी बायोप्सी में फाइंडिंग होती है वो बहुत मिनिमल सी होती है। जब उसकी बायोप्सी करेंगे किडनी की तो बड़ी मिनिमल सी फाइंडिंग मिलती है, इसलिए नाम होता है मिनिमल चेंज डिजीज़। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज है बड़ा मामूली सा, बट फिर भी प्रोटीन का लॉस हो रहा है। किडनी बायोप्सी की फाइंडिंग बड़ी हार्मलेस सी लग रही है, नाम लिखा ना मैंने मिनिमल चेन डिजीज। जो बच्चे की जो मदर है वो भी आपसे पूछेगी कि मैम या सर ये मतलब आपने लिखा मिनिमल चेन डिजीज, तो मतलब मिनिमल तो मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो वो तो ठीक है, खतरे वाली बात नहीं है, बट स्टिल प्रोटीन का लॉस तो सिग्निफिकेंट है। तो कह रही है कि क्या मैं बच्चे को अंडा देना शुरू कर दूं? आपने बोला प्रोटीन का लॉस हो रहा है किडनी के थ्रू, तो उसको बोलेंगे प्रोटीन ज़्यादा नहीं देना। अभी नर्सिंग इंटरवेंशन में बात करेंगे इसकी। इस कंडीशन में नॉर्मल प्रोटीन इन द डाइट देना होता है। मदर तो सही सोच रही है कि भाई आप कह रहे हो प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो क्या मैं इसको प्रोटीन ज़्यादा दूँ? आपने बोला नहीं, इसको नॉर्मल प्रोटीन इन द डाइट देना है। रैदर प्रोटीन दिया जाए, अभी तो डैमेज मिनिमल है वो तो ठीक है, बट किडनी को बिना वजह हम स्ट्रेस नहीं देंगे। तो नॉर्मल प्रोटीन इन द डाइट देंगे, और साथ में इस पेशेंट को जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आप देखोगे सिंपल स्टेरॉइड्स होंगे। इसको प्रेडनिसोलोन देना होता है, दवाई ज़रूर 2 महीने के लिए देनी होती है, और ये बच्चे ठीक हो जाते हैं और इनको दोबारा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेरॉइड्स देना है तो हमेशा समझाना होता है कि स्टेरॉइड एकदम से बंद नहीं करते। याद है ना, मैंने पढ़ाया था स्टेरॉइड एकदम से बंद कर दिया तो एडिसोनियन क्राइसिस हो सकता है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। अगर स्टेरॉइड एकदम से बंद करे जाए तो बीपी भी क्रैश कर जाएगा, ब्लड शुगर भी क्रैश कर जाएगी। अगर बीपी और ब्लड शुगर एक साथ क्रैश करते हैं तो उसे एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि स्टेरॉइड देने की वजह से, जैसे ही स्टेरॉइड देंगे तो ये जो सूजन है, ये जो सारी दिक्कत है, ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो बच्चों में मिलने वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसे स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिव इंग्लिश लगा लीजिए ना भाई, स्टेरॉइड से बच्चा ठीक हो रहा है। प्लस वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें जो सूजन आ रही है उसको कम करने के लिए क्या देंगे, तो डायूरेटिक्स देंगे। भाई बॉडी में कभी भी कहीं पे भी सूजन आती है तो डायूरेटिक्स देते हैं। अब कौन से वाला डायूरेटिक देंगे, तो लैसिक्स भी होगा, फुरोजेमाइड भी होगा। लेकिन अगर मैं लैसिक्स और फुरोजेमाइड खिलाता हूँ थोड़ा लंबे टाइम के लिए, तो उन दोनों के साथ में एक दिक्कत होती है हाइपोकलीमिया की। लैसिक्स मतलब फ्यूरोसेमाइड, और दूसरा देते हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। तो लैसिक्स और थाइजाइड्स को अगर कभी भी लंबे टाइम तक दिया जाए तो दिक्कत क्या होती है कि वो दोनों हाइपोकलीमिया करके मसल क्रैम्प्स कराते हैं, वीकनेस कराते हैं। इसलिए हम लैसिक्स या थाइजाइड ना यूज़ करके यहाँ पर एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक को यूज़ करेंगे। इस पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का नाम होता है स्पार्नोलैक्टोन। सो व्हेन यू गिव दिस मॉलिक्यूल स्पार्नोलैक्टोन टू दिस पेशेंट्स, तो इनमें शरीर में जो स्वेलिंग है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। जो लंग्स के आसपास पानी भर गया ये भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जो पेट पे पानी भर गया वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो देयरफॉर इन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स एंड स्पार्नोलैक्टोन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड। प्लस जैसे मैंने समझाया कि इन पेशेंट्स में इट इज़ नॉर्मल प्रोटीन इन द डाइट। हम बिना वजह किडनी पे, क्योंकि प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बनता है, अमोनिया से बनता है यूरिया, एंड यूरिया अगर बढ़ेगा तो अगर बॉडी में यूरिया का हम प्रोटीन ज़्यादा खिलाएं तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, तो किडनी पर नेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसको नॉर्मल प्रोटीन इन द डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लम है ना मिनिमल चेन डिजीज़ की, उसको हम सप्रेस कर लेंगे, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे बाय द यूज़ ऑफ दीज टू मेडिसिन। विच इज़ वाई यहाँ पर मैंने की वर्ड डिस्क्राइब किया कि भाई जब भी आप ये वर्ड पढ़ो ना, फोमी यूरिन, मतलब हमेशा प्रोटीनूरिया की बात कर रहा है। और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक तो एडीमा, शरीर पे पूरी स्वेलिंग आ जाएगी, जिससे पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाए तो एनासार का, बट बेसिकली स्टार्टिंग होता है आईज से, फिर फीट पे जाता है। अगर हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो एल्ब्यूमिन की मात्रा कम मिलेगी। अब एल्ब्यूमिन कम होने के 2 रीज़न होते हैं, या तो लिवर काम नहीं कर रहा, तो इसका एलएफटी कराएंगे तो एलएफटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, लिवर तो बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन किडनी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसका मेन काम है कि एल्ब्यूमिन को रोक के रखना, क्योंकि मैंने फ़ायदा बताया एल्ब्यूमिन पानी को रोक के रखता है, तो किडनी एल्ब्यूमिन को रोक के रखती है। तो नॉर्मली एल्ब्यूमिन थोड़ा बहुत आता है, कितना आता है, 30 मिलीग्राम से कम। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर 3.5 ग्राम पर डे हो रहा है, तभी वो वर्ड बोलता है नेफ्रोटिक रेंज। इस स्लाइड पे आने का रीज़न है जो वर्ड बोल रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना। एमसीक्यू में क्या बोलेगा, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया। जब भी आप ये वर्ड पढ़ें नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया, तो आप वैल्यू आंसर करेंगे 3.5 ग्राम की। और अगर आप सिंपली बोलते हैं हाउ मच इज नॉर्मल प्रोटीन लॉस पर डे, 30 मिलीग्राम्स पर डे, अगर आप ये 2 वैल्यू याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए ये ज़िंदगी आसान हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक दैट इज नेफ्रोटिक। बाकी ये मिलता तो एडल्ट्स में भी है, बट यूजली कॉमन प्रेजेंटेशन बच्चे की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 8 साल का।
मीन यूजुअली द एज ग्रुप दैट वी सी वुड बी अ किड बिटवीन 3 to 8 ईयर्स ऑफ एज। और मदर कहती है कि सर आँखों पे स्वेलिंग आ रही थी, मुझे लगा शायद कुछ खा लिया, फूड एलर्जी की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है कई बार, या इंसेक्ट बाइट रिएक्शन, बट टर्न्ड आउट कि जब हम वर्कआउट करेंगे तो प्रोटीन्स का जो मात्रा है वो बढ़ी हुई होगी। अब वो प्रोटीन्स की मात्रा यूरिन को में डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो उसका जो तरीका, उसके लिए मल्टीपल तरीके हैं। एक जो तरीका है वो सिंपल डिपस्टिक है। एक जो तरीका है वो सिंपली डिपस्टिक है कि आप कमर्शियल जो हमारे हॉस्पिटल्स में, मतलब हम प्रोटीनूरिया कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो एक तरीका होता है कि वो स्टिक्स आती हैं, उस स्टिक को आप सिर्फ यूरिन में डाल दीजिए तो वो कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर चेंज के ऊपर में साथ में ग्राफ बना होता है जो कि आपको बताता है कि कितना प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इन पेशेंट्स में आप हमेशा देखोगे कि डिपस्टिक में जो यूरिन प्रोटीन की मात्रा आएगी, जो कलर कोडिंग आएगी, वो यूजुअली आएगी 4+, 3+, 4+ आएगी। तो वो 3+, 4+ मैंने बोला कि 3 to 4+ बिकॉज 3.5 ग्राम से ज़्यादा आ रही है। भाई मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन करी हुई है ना कि भाई कितना प्रोटीन 24 घंटे में, अगर अगर 3+ की रिपोर्ट है तो 3+ की रिपोर्ट है मतलब 2 से 5 ग्राम प्रोटीन 24 घंटे में आ रहा है। अगर 4+ आ रहा है तो मैंने तो मोर देन 3.5 बोला था ना, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6। तो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट लिखी होगी 4+। और जब आप इस पेशेंट को यहाँ पर दवाई देना शुरू करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपको डेली एज अ नर्सिंग अफसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेली हम इस मदर को बोलेंगे कि भाई सुबह सुबह जब आप ड्यूटी पे होते हो तो आपने मदर को बोलना है कि बच्चे का यूरिन बॉटल में लेकर आ जाओ। आप अलग से उसको वायल दे दोगे, बोलोगे इसमें बच्चे का यूरिन ले आओ। आपने डिपस्टिक को सिर्फ डिप करना है और फाइल में एंट्री करनी है प्रोटीनूरिया की। तो आप नोटिस करोगे कि दवाई चालू होने के विद इन नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में ये जो प्रोटीनूरिया ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 4+ था तो 3+ हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन 2+ हो जाएगा। तो कम से कम अगर 3 दिन तक ये रिपोर्ट जो होती है वो कम होती हुई दिखा रही है तो मतलब पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू योर ट्रीटमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम डिपस्टिक मेथड को यूज़ करते हैं। डिपस्टिक मेथड के सिवा एक और तरीका होता है जिसमें केमिकल को ऐड किया जाता है यूरिन में। जो यूरिन मदर लेके आएगी तो उसमें केमिकल ऐड करते हैं, उसका नाम होता है सल्फोसैलिसिलिक एसिड। अब ये वाला जो मेथड है सल्फोसैलिसिलिक एसिड वाला, ये आपको ये नहीं बताता है कि कितना प्रोटीन है, वो सिर्फ इतना बताता है कि प्रोटीन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सल्फोसैलिसिलिक एसिड को हम ऐड कर देते हैं तो वो सिर्फ उसमें यूरिन में अगर ऐड करोगे सल्फोसैलिसिलिक एसिड की तो टेस्ट ट्यूब वाइट हो जाएगी। तो ये जो टेस्ट है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि प्रोटीन है या नहीं है। देखो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वो बता रहा है ना कि कितना प्रोटीन है, 5 ग्राम है पर 24 आवर्स वाला या 3 ग्राम है, क्योंकि 4+ से 3+ 2+ हो रहा था, क्वांटिटेटिव हो गया ना। और एक हो गया सल्फोसैलिसिलिक एसिड, इसको मैं बोल रहा हूँ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव से मेरा मतलब है कि ये तो सिर्फ यस या नो में मुझे बता रहा है कि प्रोटीन है या नहीं है, क्योंकि जब इस सल्फोसैलिसिलिक एसिड को हम यूरिन सैंपल में ऐड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब व्हाइट कलर की हो जाती है। और भी पहले जो तरीके होते थे उसमें टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते थे, तो क्योंकि एल्ब्यूमिन, जैसे अंडे में प्रोटीन नहीं होता एल्ब्यूमिन, वही एल्ब्यूमिन की बात कर रहा हूँ। तो एल्ब्यूमिन जो टेस्ट ट्यूब होती थी वो उसमें कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाता था, कि जैसे अंडे को बॉइल करते हैं तो प्रोटीन जो होता है वो पहले ट्रांसपेरेंट होता है, एल्ब्यूमिन जो अंडे का व्हाइट होता है, फिर वो कोएगुलेट करना शुरू हो जाता है। वैसे ही इसके पेशेंट में भी एल्ब्यूमिन लूज हो रहा है यूरिन में। तो जब आप यूरिन को हीट करोगे तो टेस्ट ट्यूब में जो यूरिन था वो उसके अंदर ऐसा जैसे प्रोटीन का एग का एल्ब्यूमिन है ना, वो जैसे वाइट होना शुरू हो जाता है, वैसे वाइटनेस अपीयर हो जाती है। तो मैंने बोला पहले हम टेस्ट ट्यूब को हीट करते थे, फिर हुआ कि भी सल्फोसैलिसिलिक एसिड डाल लो। अभी कहता है कि इतने सब, भाई आप साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना चाहते हैं, आप यू आर नॉट गोना बी अ साइंटिस्ट, आप तो वार्ड में डायग्नोस्टिक्स के लिए हैं, नर्सिंग टीम के आप लीडर हैं। तो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो किडनी वाले वार्ड में जब आप पोस्टेड हो तो आपने इंश्योर करना है कि सारे पेशेंट्स का रेगुलरली चार्टिंग हो, कि एडमिशन वाले दिन पे उसके अगले दिन मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। हम फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट, भाई आप अगर 7-8 घंटे कोई सो रहा है तो पानी नहीं पी रहा ना, तो यूरिन का सैंपल कॉन्सेप्ट, भाई दिन में तो हम हर 4-5 घंटे पे, 3 घंटे पे, 2 घंटे पे पानी पीते रहते हैं, लेकिन अगर बच्चा रात को आराम से सोया तो 8 घंटे का जो सैंपल है, 8 घंटे उसने पानी नहीं पिया, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल में सारी की चीज़ों को डिटेक्ट करना एडवांटेजेस होता है, मतलब ज़्यादा डिटेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तभी तो जब भी हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल ही क्यों मांगते हैं, बिकॉज मैंने बोला फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल विल बी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसमें किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना रिलेटिवली बेटर हो जाता है। प्लस मैंने कंसेप्ट बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो ये तो मात्रा बता रहा है राइट, 4+3+ मतलब ज़्यादा या कम, तो क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव में सिर्फ ये है कि भाई प्रोटीन आ गया, आपने केमिकल ऐड किया सल्फोसैलिसिलिक मेथड, और सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालने से ट्यूब वाइट हो गई। वैसे ही मैंने बोला था पहले ट्यूब को हीट करते थे, तो वो पकड़ के उसको ना फोर्सेप्स से उसको स्पिरिट लैम्प पे हीट करते थे तो यूरिन बॉयल हो जाता था एंड टेस्ट ट्यूब वाइट हो जाती थी। तो पुरानी बातें
बता रहा हूँ, अभी मेनली डिप्स्टिक से हम प्रोटीनूरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बीमारी आपको बताऊंगा वो भी किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन इस बारी क्या हो रहा है कि इस बारी मेनली आरबीसीज का लॉस हो रहा है। आरबीसीज जो हैं वो अगेन ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का लॉस होता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन की यूरिन में क्या आरबीसीज आते हैं? चलो ये तो आपके लिए सवाल मैं पूछ लेता हूँ, मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लास है फिर भी ट्राई आउट करना। नॉर्मल पर्सन के यूरिन में क्या आपको रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो आपका आंसर है कि नॉर्मल पर्सन का अगर मैंने यूरिन का सैंपल लिया और उसके बाद में मैंने उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें सेडिमेंट किया, तो जब ये स्पिन होगा 1500 आरपीएम पे तो हम देखते हैं कि ट्यूब में नीचे एक सेडिमेंट सा आ जाता है। उस सेडिमेंट से जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वाले होंगे वो इससे स्लाइड बनाएंगे और उस स्लाइड में जब वो देखेंगे तो उस सेडिमेंट में नॉर्मल पर्सन में लेस देन 3 आरबीसीज। यस गाइस, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, बट एक नॉर्मल पर्सन की यूरिन में भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में आरबीसीज आते हैं। वो कितने आते हैं? तो इट इज़ लेस देन 3 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज सेडिमेंट। सेंट्रीफ्यूज से मेरा मतलब वो जो मशीन में हम टेस्ट ट्यूब को स्पिन करते हैं लैब में, सो सेंट्रीफ्यूज, और उसमें जो नीचे बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। उसमें 3 से कम आरबीसीज प्रेजेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एज अ नर्सिंग अफसर डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि हेमोचूरिया कब बोलते हैं। तो हेमोचूरिया की डेफिनेशन होती है कि अगर पर्सन के यूरिन में 5 से ज़्यादा, इसको ध्यान से सुन लेना, नॉर्मल होते हैं 3 से कम, अगर 5 से ज़्यादा आरबीसीज प्रेजेंट है, मोर देन 5 आरबीसीज प्रेजेंट है पर हाई पावर फील्ड, और एक ही रिपोर्ट से हम क्लियर नहीं होते तो कम से कम 3 इंडिविजुअल रिपोर्ट्स होनी चाहिए। जैसे इस हफ्ते, अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट्स में 5 से ज़्यादा आरबीसीज प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे हेमोचूरिया है। इसी की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, और दूसरी डेफिनेशन है कि अगर मोर देन 100 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड सिंगल रिपोर्ट में है। देखो मैं वेट नहीं करूंगा ना कि 3 हफ्ते के बाद में डिटरमाइन करेंगे, तो अगर सिंगल रिपोर्ट में भी आपको, एक सिंगल रिपोर्ट ऑफ यूरिन में भी आपको 100 से ज़्यादा आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड मिल रहे हैं, इसका मतलब हेमोचूरिया प्रेजेंट है। दो डेफिनेशंस हैं, 5 से ज़्यादा हाई पावर फील्ड पे आरबीसीज प्रेजेंट, 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट, जैसे एक आज कर लिया, एक अगले हफ्ते कर लिया, एक अगले हफ्ते कर लिया, या फिर एक ही रिपोर्ट में 100 से ज़्यादा आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड प्रेजेंट है, जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसको हाई पावर फील्ड बोलते हैं। तो दैट वुड बी डायग्नोसिस ऑफ हेमोचूरिया। एंड इस डिजीज की खासियत है जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्राइटिक सिंड्रोम की, इसमें हेमोचूरिया प्रेजेंट होगा। इस हेमोचूरिया की वजह से अब आप नोटिस करेंगे कि पर्सन का जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जो यूरिन का कलर है, हेमोचूरिया से यूरिन रेड कलर का नहीं आता, हेमोचूरिया से यूरिन रेड कलर का नहीं आता है, क्योंकि आरबीसीज यूरिन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो आरबीसीज टूट जाते हैं। उनके टूटने से जो हेमोग्लोबिन रिलीज होता है वो ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, अभी पहले पढ़ रहे थे नेफ्रोटिक, अभी वर्ड है नेफ्राइटिक, इसमें आई अल्फाबेट है, आई मतलब इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि आरबीसीज यूरिन में आ रहे हैं, लेकिन वो आरबीसीज इन यूरिन नहीं लिखेगा क्योंकि उससे ईजी हो जाएगा, तो वो लिखेगा दैट द पेशेंट इज पासिंग कोला कलर यूरिन। ये पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ खा लिया जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो गया है, कि जो यूरिन है वो ब्राउन से ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है। देखिए आप सब ने ही, मतलब नॉर्मल आदमी कभी भी अगर चुकंदर खाता है, राइट, जो चुकंदर अगर कोई खाता है बीट रूट, तो उससे यूरिन का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश हो सकता है। तो नॉर्मली यस, चुकंदर खाने के बाद में, बीट रूट खाने के बाद में यूरिन का कलर रेडिश होता है, लेकिन यहाँ पे यूरिन का कलर जो है वो ब्राउनिश ब्लैक है। तो कोला कलर यूरिन इस डिजीज की खासियत है। उसका मैं रीजन फिर से बोल रहा हूँ कि आरबीसीज यूरिन में आ रहे हैं, अब वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं तो आरबीसी यूरिन में तो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आरबीसी टूट जाएगा, और आरबीसी टूटने की वजह से जो फ्री हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो फ्री फॉर्म में होता है वो रेड अपीयरेंस नहीं होता, वो ब्राउन से ब्लैक होता है। इसलिए मैंने बोला कोला कलर यूरिन, या इधर कोला कलर यूरिन, ही विल राइट द वर्ड हेमोचूरिया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कभी हेमोचूरिया नहीं होता, नेफ्रोटिक में कभी हेमोचूरिया नहीं होता, लेकिन नेफ्राइटिक जिसमें इन्फ्लेमेशन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किडनी की डैमेज होती है इन्फ्लेमेशन से, जिससे आरबीसीज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा आ जाती है यूरिन में, तभी कोला कलर यूरिन हो गया। सेकेंड, इन पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम होती है हेमोचूरिया के बाद में, वो अल्फाबेट एच से ही है, दैट इज हाइपरटेंशन। इस डिजीज के लिए आपने मेनली H2 याद करना है, दैट इज H से हेमोचूरिया और H से हाइपरटेंशन। इनका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि इसकी वजह से ये पर्सन को हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी में डैमेज होने की वजह से, क्योंकि इस डिजीज में किडनी में डैमेज हो रहा है, तो उस डैमेज की वजह से देयर वुड बी
लाइक डिक्रीज इन द जीएफआर। इनफैक्ट ये फिजियोलॉजी अब जो बोल रहा हूँ नेक्स्ट फिजियोलॉजी है कि जब भी किडनी में डैमेज होता है तो ग्लोमेरुलस में डैमेज होता है, तो ग्लोमेरुलस में डैमेज है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। जब भी जीएफआर कम होता है तो रैस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और रैस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से जब रेनिन की मात्रा बढ़ेगी तो इसे हाई रेनिन हाइपरटेंशन हो जाता है। इतना बीपी इंक्रीज हो सकता है कि इसको हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी की वजह से ये अनकॉन्शियस हो सकता है, या फिर इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। तो हाई बीपी इज अ हाईलाइट जो कि किडनी इन्वॉल्वमेंट को बता रही है। साथ में इन पेशेंट्स में आप नोटिस करोगे कि जो यूरिन आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था उसमें मैंने यूरिन आउटपुट कम होने तो बताया नहीं था, वहाँ पे मैंने कोई ओलिगूरिया एन यूरिया तो बताया नहीं था। ओलिगूरिया का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम है। एन यूरिया का मतलब होता है 50 ml पर, आगे मैं लिख दूंगा 450 ml। बट यूरिन धीरे धीरे आउटपुट कम होता जा रहा है, और इस पेशेंट में आप नोटिस करोगे कि अब इसका यूरिया और क्रिएटिनिन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इसका जब आप केएफटी कराओगे, इसका यूरिन आउटपुट कम हो गया, इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो मैंने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी। नेफ्रोटिक में तो मैंने आपको ऐसा बोला ही नहीं कि केएफटी, तभी उसका गुड प्रोग्नोसिस है कि जो नेफ्रोटिक है उसमें यू स्टिल हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, और ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव है जो बच्चों में मिलता है। लेकिन नेफ्राइटिक जो है उसमें आप नोटिस करोगे केएफटी पर्सन का डिरेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नेफ्राइटिक या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो पिछली बार मैं कह रहा था कि ग्लोमेरुलस में डैमेज है वो ठीक है, लेकिन उसमें इतनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन नहीं थी जितनी अभी प्रेजेंट है। तो ये डिजीज ज़्यादा अग्रेसिव है, इसमें हेमाचूरिया मिलता है, इसमें हाइपरटेंशन मिलती है, और साथ में रीनल फेलियर हो जाता है, टू द लेवल की डायलिसिस की नौबत आ जाती है। पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल पर्सन के यूरिन में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, कितने से कितने आरबीसीज होते हैं, तो लेस देन 3 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज स्पेसिमेन। हेमाचूरिया का बोलते हैं दो डेफिनेशन है, एक है मोर देन 5 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड, इंटू 3 करके नोट करना बिकॉज 3 रिपोर्टें होनी चाहिए। लेकिन जो सिंगल रिपोर्ट है उसमें 100 आरबीसीज पर हाई पावर फील्ड इज सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस, तो मैं इंटू 1 लिख रहा हूँ। इंटू 1 से मेरा मतलब कि सिंगल रिपोर्ट भी सफिशिएंट है। ये पेशेंट जब हमारे पास आएंगे तो इनकी मेन कंप्लेंट है कि मुझे लगता है मैंने कुछ खा लिया है, इसलिए यूरिन का कलर चेंज हो गया है, लेकिन वो पिछले 2-3 दिन से यूरिन जो है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का आ रहा है। पेशेंट सिर दर्द बता रहा है क्योंकि हाइपरटेंशन है, और इसकी वाइफ कह रही है कि इनको यूरिन बहुत कम आ रहा है, पिछले 12 घंटे में एक बार यूरिन गए और कह रहे 2 बूंद यूरिन आया, वो भी थोड़ा ऐसे डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैकिश कलर का। सो ओलिगूरिया या एन्यूरिया इन पेशेंट्स में सेटअप हो जाएगा, एंड दैट इज वाई इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी ऑफ यू हैविंग टू डू डायलिसिस इंक्रीज हो जाता है। मेन प्रॉब्लम इस पेशेंट की दो है, यूरिन का कलर तो चेंज हो रहा है, वो तो पेशेंट के पॉइंट से प्रॉब्लमेटिक है ही है, लेकिन बीपी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस और इवन हार्ट फेलियर होने की संभावना रहती है। तो मैंने 2 डिजीज आपको बताए हैं, एक नेफ्रोटिक है और एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। एक बार एक कोई कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएं, एंड देन आई मेंशन नेफ्राइटिक के लिए इंटरवेंशंस आल्सो। देखिए 2 डिजीज यहाँ कवर हो रहे हैं। नेफ्रोटिक, इसको लिख के प्रैक्टिस करना मेरे साथ में ताकि आप इसके फीचर्स को याद रख पाएं, क्योंकि आधा टाइम तो स्टूडेंट्स को इनकी मैनिफेस्टेशंस के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि नेफ्रोटिक क्या होता है और नेफ्राइटिक क्या होता है। तो नेफ्रोटिक में तो मेन कंसेप्ट है अल्फाबेट ओ से प्रोटीनूरिया। अब वो प्रोटीनूरिया यहाँ पर कितना होगा, तो मैसिव प्रोटीनूरिया, और मैसिव प्रोटीनूरिया की डेफिनेशन हो जाएगी मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे, जबकि नॉर्मल जो होता है दैट वुड बी लेस देन 30 मिलीग्राम का एल्बुमिन की कॉन्सेंट्रेशन इन द यूरिन। ये मैंने इस वजह से बताया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन में ब्लड आ रहा है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन में ब्लड आ रहा है, तभी मैंने यहाँ पर पहली चीज़ बोली थी हेमाचूरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ में प्रोटीन भी तो आएगा भाई। अगर ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ में ब्लड में तो प्रोटीन भी होता है, तो यहाँ पे नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनूरिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा वर्ड लिखा होगा सब नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया। अब मोस्ट स्टूडेंट्स जब प्रोटीनूरिया वर्ड पढ़ते हैं राइट साइड पे जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो सीधा बोलते हैं सर हम तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मार्क करके आए। भाई ध्यान से देखो ना, प्रोटीनूरिया तो दोनों में होता है, लेकिन एक में मैसिव लिखा हुआ है और एक में ये 3 अक्षर से पूरी कहानी बदल दी उसने, दैट इज सब नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया। तो पहली बात तो भाई प्रोटीनूरिया पढ़ के आंसर डिसाइड नहीं करना है कि नेफ्रोटिक है नेफ्राइटिक है, क्योंकि अगर ब्लड आएगा यूरिन में तो प्रोटीन भी तो आएगा। सब नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया की डेफिनेशन होती है 1 से 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन इन 24 आवर पीरियड। तो पॉइंट है कि प्रोटीनूरिया दोनों में मिलता है, नेफ्रोटिक में भी और नेफ्राइटिक में। मैंने रैशनल बताया क्यों ऐसा होता है नेफ्राइटिक में, क्योंकि ब्लड आ रहा है तो प्रोटीन भी आएगा।
तो डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है? डिफरेंशिएटिंग फीचर इज प्रेजेंस ऑफ हेमाचूरिया and the differentiating feature is which is presence of high blood pressure, that is hypertension. and the differentiating feature is कि यहाँ पर पर्सन में हो सकता है कि जो यूरिन आउटपुट की वैल्यू है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट था 1.5 लीटर्स पर डे, वो कम होते जा रही है। तो इसकी वाइफ कह रही है कि सर कल तो फिर भी थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा था, तो लेस देन 400 ml पर डे अगर हम टाइमिंग करेंगे उसका कलेक्शन करवाएंगे। और अब तो कह रही है कि सर बिल्कुल आया ही नहीं है, पिछले 10-12 घंटे से लेस देन कुछ ही ड्रॉप्स आए थे, लेस देन मतलब 50 ml तो यार थोड़े मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिन है, सो लेस देन 50 ml पर डे। जो मैंने 400 ml वैल्यू लिखी वो ओलिगोयूरिया होता है, और जो लेस देन 50 ml पर डे होता है उसको हम बोलते हैं एनयूरिया, मतलब रीनल शटडाउन हो रहा है और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको ये प्रैक्टिस इसलिए कराई है कि प्रोटीनूरिया दोनों में है, लेकिन बाकी सारी बातें तो अलग अलग है। क्योंकि अगर इधर लेफ्ट साइड पे आते हो तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला फीचर है वो तो यही है ना कि प्रोटीन का ज़्यादा लॉस हो गया, तो ज़्यादा का मतलब मैंने लिखा हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। और क्योंकि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हुआ तो पर्सन को साथ में एडीमा के मैनिफेस्टेशंस आ गए। वो एडीमा आइस से शुरू होता है, फिर माइग्रेट करके फीट पे चला जाता है, एनासार का होता है। बट ये दोनों के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपको याद करना है। अब आप जब इसको याद करेंगे तो आप शुरुआत करना नेफ्राइटिक से। मेरा वर्ड ध्यान रखना, यूरिन का जो कलर है ना, उससे कहानी समझ में आ जाती है। जो यूरिन का कलर है वो ब्राउनिश ब्लैक इन कलर है, क्योंकि आरबीसीज नहीं है, आरबीसी तो टूट गए, अब तो हेमोग्लोबिन इन द यूरिन प्रेजेंट है। तो हेमाचूरिया की जगह पे वो जानबूझ के लिख देगा कोला कलर यूरिन, बट वो दोनों वर्ड्स आप पकड़ लेंगे, हेमाचूरिया लिखा हो कोला कलर यूरिन, एक ही बात है। साथ में हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया के सवाल में, प्रोटीनूरिया के सवाल में अगर साथ में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इसका मतलब नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और वो सिर्फ प्रोटीनूरिया और सारे ये अल्फाबेट ओ वाली बातें बोल रहा है, मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनी में एडिमा, तो फिर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। बाकी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें मेनली स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ में मैंने जैसे बताया प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल होगा, स्पार्नोलैक्टोन। जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं जहां पर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, तो इस पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए आपको ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट अग्रेसिवली करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट डेडिकेट वन मोर स्लाइड टू एक्सप्लेन टू यू कि अगर किसी केस को नेफ्राइटिक है तो उसमें मेन हमारे इंटरवेंशंस क्या होते हैं। तो मेन इंटरवेंशंस हैं, क्योंकि उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम इसको एस इनहिबिटर्स देंगे। लेकिन अगर बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, बीपी शूट अप करके 220/130 हो गया, सेरिब्रल एडीमा हो गया, ब्रेन एडीमा हो गया, तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी हुआ है, इवन एंडोक्राइन में पढ़ाया हुआ है। बट हो सकता है कि आपने एंडोक्राइन का वीडियो ना सुना हो, तो मैं यहाँ पर मैंने फेयोक्रोमोसाइटोमा के साथ ये बात बताई है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो तो हम आईवी निकार्डिपिन देते हैं, या निकार्डिपिन अगर नहीं है हमारे पास में तो फिर हम अल्टरनेटिवली इन पेशेंट्स में लबीटालॉल को यूज़ कर सकते हैं। सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज़ अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स। प्लस क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो जीएफआर कम होने की वजह से इन पेशेंट्स में यूरिया की मात्रा बढ़ती रहेगी, इनमें क्रियाटिनिन की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती रहेगी, मतलब पर्सन को एक्यूट किडनी इंजरी के फीचर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इस पर्सन को एक्यूट किडनी इंजरी के फीचर्स आने शुरू होंगे तो इन पेशेंट्स में हमें डायलिसिस करना पड़ सकता है। अब वो हेमोडायलिसिस कैसे किया जाता है, उसके लिए कैथेटर कहाँ पे डालेंगे, तो वो मैं आगे जो हेमोडायलिसिस वाला वीडियो उसमें लिख के बताऊंगा। अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डायलिसिस एक ही बारी करना है तो हम जुगुलर वेन का एक्सेस भी ले सकते हैं। देखो अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें तो हम नॉन डोमिनेंट हैंड में एक फिस्टुला बनाते हैं बिटवीन द रेडियल आर्टरी इन द सेफेलिक वेन, और फिर उसको कैनुलेट करके हम डायलिसिस करते हैं हफ्ते में 3 बारी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होगी तो डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करना पड़ता है। हम हाथ में एक फिस्टुला बनाते हैं रेडियल आर्टरी सेफेलिक वेन के बीच में, जो कि डायलिसिस वाले वीडियो में कवर्ड है। और अगर एक ही बार या 2 बार डायलिसिस करना है फिर तो हम जुगुलर वेन के थ्रू ही डबल ल्यूमन कैथेटर डालेंगे। डबल ल्यूमन कैथेटर मतलब उसी से इम्प्योर ब्लड को निकाल लेंगे, वो ब्लड क्लीन मशीन में जाएगा, मशीन उसमें से टॉक्सिन्स निकाल देगी और जो क्लीन ब्लड है उसके पेशेंट की बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हेमोडायलिसिस जो हम करेंगे वो मेनली इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्यूट किडनी इंजरी की मैनिफेस्टेशंस को ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, अनलाइकली इन नेफ्रोटिक जिसमें मैंने सिर्फ स्टेरॉइड्स और स्पार्नोलैक्टोन और डायूरेटिक्स की बात करी है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर एक्यूट किडनी इंजरी है तो एक्यूट किडनी इंजरी में तो हम लासिक्स यूज़ करते हैं। अगर एक्यूट किडनी इंजरी एस्टैब्लिश हो रही है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम फुरोजेमाइड यूज़ करते हैं। फुरोजेमाइड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर फुरोजेमाइड कहाँ कहाँ पे देते हैं, तो फुरोजेमाइड को हम पढ़ते हैं एक तो बोलस, बोलस मतलब 40 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम या 160 मिलीग्राम तक की जो शॉट है उसको हम दे रहे होते हैं एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में।
लेकिन फुरोज़ेमेड की ड्रिप कब दे रहे होते हैं, तो फुरोज़ेमेड की ड्रिप चल रही होती है एक्यूट किडनी इंजरी में, क्योंकि ये जीएफआर बढ़ाने के काम होता है ताकि हम बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल सकें। और अगर ये फुरोज़ेमेड ड्रिप के बावजूद भी यूरिया क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है और यूरिन आउटपुट इंप्रूव नहीं कर रहा है, जो कि मोस्टली केस में नहीं करेगा, तो फिर हमें डायलिसिस करना पड़ जाता है, जो कि मेन ट्रीटमेंट है जिससे टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये जो मैंने स्लाइड हैंड रिटन करी है ना, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक वाली, अगर आप इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये डिजीज प्रोसेस आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि एक साइड पे तो हम मतलब हेमोडायलिसिस तक की नौबत आ गई और एक साइड पे इन चाइल्ड वी वर हैविंग अ रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस। दीज आर द डिटेल्स गाइस जो कि आपको इन टॉपिक के लिए याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट।